नमस्कार दोस्तों, आज हम जनरल साइंसेस का हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या क्या होता है, आयतन व द्रव्यमान, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पत्थर, पशु, पानी, रेत इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं इस विश्व में जिनमें की आयतन व द्रव्यमान है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई है। पदार्थ को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, भौतिक व रासायनिक रूप से दो प्रकार से हमें वर्गीकृत किया हुआ है। हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी पदार्थ को भौतिक रूप से किस प्रकार जाना जाता है। पहली चीज, सभी पदार्थ जो हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किन चीजों से बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं वो कण। और इन कणों के मध्य में स्थान होता है। जैसे कि मान लीजिए हम नमक जो है उसे जल में अगर घोलते हैं, जल में डालते हैं, किसी एक गिलास जल के अंदर हमने नमक डाला, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नमक के कण इतने छोटे हो गए हैं कि उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नमक के कण कितने छोटे हो गए हैं कि उन आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरा, इन जो पानी के कणों के मध्य में स्थान है उसमें नमक के कण जो छोटे कण हैं वो मिल गए हैं, उन्हें हम देख भी नहीं पा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से भी नहीं देख सकते हैं और इनके कणों के मध्य में स्थान होता है। चौथा आता है इसी क्रम में, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो वो एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं। समझे आप लोग? जैसे चीनी है या नमक है तो उनके पदार्थों कण एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तभी वो उस अवस्था में है। या पत्थर है, कोई भी जो पदार्थ है वो उनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है और वो उस आकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यही कणों के को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य सभी पदार्थों में अलग अलग होता है। सभी पदार्थों में अलग अलग सामर्थ्य होता है। अगर हम देखेंगे कि चौक है तो चौक का कणों के बीच का सामर्थ्य बहुत कम है, वो टूट जाता है एक झटके में। पत्थर है, लोहा है, इन सभी का आकर्षण बल अधिक होता है। विसरण, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे स्याही का पानी में घुल जाना। विसरण, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, जैसे स्याही का पानी में घुलना। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थों की अवस्थाएं जो होती हैं उन्हें हम जनरली हमने आज तक तीन ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ठोस, द्रव व गैस। बल्कि अभी जो है साइंस का युग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो दो अवस्थाएं और हमारी आ चुकी है जिनमें प्लाज्मा व बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। डिटेल में हम ठोस, द्रव व गैस को पढ़ेंगे, लेकिन हमें इनके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है, ये लेटेस्ट है जो नया पदार्थ खोजा गया है। वह अभी जो लेटेस्ट नया पदार्थ खोजा गया है वो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। जो नई अवस्था जो है पदार्थ की वो ये है लेटेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ठोस, द्रव, गैस और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट में से नई अवस्था कौन सी है, तो आपको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बतानी है। और इसी में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन में पूछा जाता है तो आपको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बताना है। अब हम पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। ठोस पदार्थों का क्या है कि आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा स्थिर आयतन होता है। इनका आयतन चेंज नहीं होता है, इनका आकार भी निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और नगण्य संपीड्यता होती है। ठोसों के कण, इनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, वह एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। ठोसों के कण बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इसी कारण वो उन्हें तोड़ पाना आसान नहीं होता है, इसलिए वो ठोस अवस्था में रहते हैं। यानी ठोस का क्या है? आकार निश्चित होता है, आयतन स्थित होता है तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इसी प्रकार अगर हम गैस की बात करते हैं तो द्रव का जो आकार है, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित है। द्रव का आकार निश्चित कैसे नहीं होता है? द्रव को हम जिस भी पात्र में या बर्तन में डाल देते हैं वो उसी का आकार ले लेता है,
जैसे हमने उसे बोतल में डाला तो बोतल का आकार ले लेगा, हमने उसे किसी बीकर में डाला तो बीकर का आकार ले लेगा, किसी अन्य बर्तन में डाला तो उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित रहेगा। यानी अगर वो 1 लीटर जल है तो वो 1 लीटर जल ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा। द्रवों में बहाव होता है, द्रव बहते हैं, पानी बहता है, आपने देखा होगा। इनका आकार बदलता है, इनका आकार जिस भी बर्तन में डालो उसी के हिसाब से ढल जाता है। इनके कण ठोस की अपेक्षा एक दूसरे से दूर होते हैं। इनके कण जो है ठोस की अपेक्षा एक दूसरे के दूर होते हैं और गैस की अपेक्षा एक दूसरे के नजदीक होते हैं। समझा? इनके कण एक दूसरे से दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, इसलिए द्रव अवस्था में रहते हैं। अब आती है गैस अवस्था की बारी। गैस का न तो आकार और न ही आयतन स्थिर होता है। गैस का न तो आकार और न ही आयतन स्थिर होता है। अब किसी भी कमरे में गैस है तो उसका न तो कोई आकार है ना आयतन है। कहीं भी जो गैस जहाँ पर है उसका कोई न तो आकार है ना आयतन है, उसका दोनों ही चीज़ें निश्चित नहीं है। गैस में एक गुण पाया जाता है, गैस में संपीड़न व मिश्रण अधिक होता है। गैस में संपीड़न और मिश्रण अधिक होता है। संपीड़न, जैसे गैस को संपीड़न के बारे में समझाता हूँ मैं आपको। संपीड़न क्या है? संपीड़न दाब के द्वारा जैसे हम एक सिलेंडर में गैस को भर देते हैं वो संपीड़न कहलाता है। ठीक है, ये संपीड़न की जो है ये सबसे ज़्यादा गैस के अंदर पाया जाता है। ठोस और द्रव में संपीड़न नगण्य के बराबर होता है और इसमें मिश्रण भी अधिक होता है। मिश्रण कैसे अधिक होता है? आप खाना किसी और कमरे में बन रहा है, खुशबू हम तक इस कमरे में पहुंच जाती है, तो वो कैसे पहुंची? मिश्रण के द्वारा हम तक खुशबू पहुंच जाती है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। इनके कण ठोस व द्रव की अपेक्षा एक दूसरे से दूर होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके कण क्या है? एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब क्या गैस ठोस में और ठोस गैस में तब्दील हो सकता है या द्रव में तब्दील हो सकता है? यही कहलाता है अवस्था परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन, ठोस द्रव व गैस का आपस में अवस्था परिवर्तन। गतिज ऊर्जा, इससे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? गति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग अवस्था तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझाएं तो गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो मानक है वो E=12 mv² है। E=12 mv², या m जो है पदार्थ के द्रव्यमान को दर्शाता है, v वेग को दर्शाता है और इसे जूल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? जूल से। पदार्थ का जो गतिज ऊर्जा है वो जूल से नापी जाती है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। गतिज ऊर्जा मैंने क्यों पढ़ता है आपको, अब उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जो अवस्था परिवर्तन है उसमें दो चीज़ों का असर पड़ता है। पहली चीज़ है तापमान। तापमान का अत्यधिक असर पड़ता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा हमने पढ़ी, कणों की गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कणों की वो गतिज ऊर्जा कहलाती, वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है तो कणों की गति बढ़ जाती है, गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों के आकर्षण बल को पार कर लेती है और कणों के आकर्षण बल को पार कर लेते हैं, जिससे कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये कहलाता है तापमान का प्रभाव। तापमान से क्या होता है कि जो कणों की गति है, तापमान से क्या है, कणों की गति जो है वो बढ़ जाती है और गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कणों के बीच की जो जगह है वो ऐसी अवस्था आती है कि वो एक दूसरे के जो उनका आकर्षण बल है वो गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाता है। मतलब गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से अधिक हो जाती है और वो कण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव होता है। गलनांक, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये क्या कहलाता है? उसका गलनांक। ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। केल्विन तापमान की इकाई है इसकी। 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक है। जिस अवस्था में बर्फ पिघल जाती है वो 273.15 केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है।
0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि 373.15 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो कैसे बताएंगे आप लोग? 373 में से 273 घटेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। गलनांक की परिभाषा भी आप ध्यान रखें, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। इसी प्रकार संगलन, ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। प्रक्रिया संगलन कहलाती है। और गलनांक क्या है? जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। अब आ गया क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। गलनांक तो गल जाए और क्वथनांक जिसमें उबलने लगे वो उसका क्वथनांक कहलाता है। बर्फ का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। अब बताइए 373.15 केल्विन है तो कितने डिग्री सेल्सियस हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15, तो 273.15 केल्विन जब हम हटाएंगे इसमें से तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी क्वथनांक कितना हुआ बर्फ का? 100 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं उसको 373.15 केल्विन। उदरपातन, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरपातन। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरपातन। उदरपातन का सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में देखने को मिल जाएगा आपको कपूर। कपूर जो है उसे जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, या गर्म होता है वो, तो वो द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही उदरपातन कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि उदरपातन का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बता सकते हैं कपूर, या उदरपातन की प्रक्रिया क्या है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार इसका ठीक उल्टा निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। इसके बाद आता है आपका वाष्पीकरण। एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के आकर्षण बल को पार कर द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के आकर्षण बल को पार कर द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पे होती है। जैसे कि आपका कपड़ों का सूखना, कपड़े किस कारण सूखते हैं? डेजर्ट कूलर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वाष्पीकरण पे। क्योंकि बिना जो है आपके क्वथनांक के वो जो है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और क्षेत्रफल। इन चीज़ों पे तापमान की, और इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, कपड़ों का सूखना और डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर आपके पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम्स में, डेजर्ट कूलर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी सी, तापमान से हमने देखा किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है ठोस द्रव गैस का। उसी प्रकार एक आता है आपका दाब। दाब से भी जो है वो अवस्था परिवर्तन होता है। जब किसी गैस को संपीड़ित करके, संपीड़न के द्वारा दाब देकर हम उसे किसी सिलेंडर में डाल देते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है। वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है अधिक दाब के कारण। ये क्या कहलाता है? दाब। दाब के कारण अवस्था परिवर्तन, संपीड़न की अवस्था। संपीड़न का एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर, ठीक है, सीएनजी गैस आपने देखी होगी, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस जो गाड़ियों में भरी जाती है, एलपीजी गैस, ये सभी के संपीड़न के द्वारा भरी गई है, उसमें अवस्था परिवर्तित करके, और वो फिर हमें मिलती है आराम से, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे होंगे उन्हें आपने, ये सभी क्या है? संपीड़न के उदाहरण हैं। और संपीड़न क्या है? दाब के द्वारा अवस्था परिवर्तन। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने जो कुछ पढ़ा। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ दो प्रकार से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक व रासायनिक।
भौतिक रूप से क्या क्या उसमें गुण होते हैं, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और इन्हीं कणों के मध्य में स्थान होता है। वो पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं और इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। विसरण, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण। जैसे शाही का पानी में घुल जाना। पदार्थों की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट। ठोस का निश्चित आकार और स्थिर आयतन, द्रव का निश्चित आयतन और अनिश्चित आकार चेंज हो सकता है उनका, और गैस का न तो आकार निश्चित नहीं उनका आयतन निश्चित। अवस्था परिवर्तन ताप के द्वारा और दाब के द्वारा अवस्था परिवर्तन होता है। गलनांक, ठोस का द्रव में पिघलता है, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना जिस तापमान पे होता है वो गलनांक कहलाता है उसका। संगलन, ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। क्वथनांक, जिस पर उबलने लगे वो क्वथनांक कहलाता है। बर्फ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। उदरपातन, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना उदरपातन कहलाता है। एग्जाम्पल, कपूर। निक्षेपण, गैस सीधा ठोस पर बन जाना। वाष्पीकरण, जिसमें कि बिना उसके सतह की परिघटना, जिसमें सतह के आकर्षण बल पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के आकर्षण बल को पार कर द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल, डेजर्ट कूलर, कपड़ों का सूखना, ये सभी क्या है, वाष्पीकरण के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का ये चैनल? तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने चैनल को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।